विजयनगर राज्य के राजा जय सिन्हा को बीमार हुए 1 माह से अधिक समय हो चुका था। राजवैद्य उनका उपचार करते करते थक चुके थे, लेकिन फिर भी राजा स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। एक दिन महारानी ने कहा, वैद्य जी, पूरे 1 माह से आप उनका उपचार कर रहे हैं, परंतु महाराज स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पर वैद्य ने उत्तर दिया, महारानी जी, महाराज की बीमारी मेरी समझ से परे है। मैंने हर प्रकार से उनका इलाज किया है, किंतु कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही है। महाराज स्वयं अपने रोग के विषय में कुछ नहीं बताते हैं, और जब तक वे कुछ नहीं बताएंगे तब तक उपचार कर पाना संभव नहीं है। ये सुनकर रानी पल्लवी चिंता में डूब गई। राजवैद्य को विदा कर वो राजा जयसिंह के कक्ष में गई और बोली, महाराज कृपया मुझे अपने रोग के बारे में बताइए। आप इस प्रकार भीतर ही भीतर क्यों घुल रहे हैं? आपको कौन सा दुख सताता है? इस पर महाराज बोले, पल्लवी, तुम्हें भ्रम हुआ है, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन महारानी पल्लवी प्रतिदिन भगवान से राजा जयसिंह के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती रही। उधर राजा जयसिंह भीतर ही भीतर इस बात से दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी पीड़ा में धीरे धीरे वे शैया पर जा टिके। उन्होंने सारा राजकार्य प्रधानमंत्री जीवन सिन्हा को सौंप दिया और 24 घंटे अपने कक्ष में ही रहने लगे। एक दिन जब वे शैया पर विचार मग्न पड़े हुए थे तो उनके राज्य के राजगुरु उनसे मिलने आए। राजा ने राजगुरु को प्रणाम किया। राजगुरु बोले, राजा जय सिंह, हम आपके मन की व्यथा भली प्रकार जानते हैं। आपको निसंतान होने का दुख भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। राजा ने कहा, हाँ गुरु जी, यही मेरी बीमारी का कारण है। क्या मेरी इस बीमारी का कोई उपचार आपके पास है? ये सुनकर राजगुरु सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजन, महारानी पल्लवी से तुम्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। राजा बोले, दूसरा विवाह? लेकिन इस उम्र में हमसे कौन सी स्त्री विवाह करेगी? राजगुरु ने कहा, राजन मेरी बात ध्यान से सुनो। करुणा नदी के किनारे केशव नाम का एक बूढ़ा मल्ला रहता है। नदी के उस पार जाने वालों को वो अपनी नाव में बिठा कर ले जाता है। लोग इस कार्य के लिए जो उसे धन दे जाते हैं, उसी से वो अपना और अपनी युवा बेटी कंचन का पेट पालता है। यदि आप स्वयं केशव मल्ला के पास जाकर उसकी बेटी कंचन का हाथ मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। कंचन से विवाह करने के पश्चात तुम्हें उससे एक पुत्री की प्राप्ति होगी। राजा बोले, लेकिन मुझे तो पुत्र की इच्छा है। तब राजगुरु ने कहा, राजन, तुम्हारी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। केवल एक ही संतान तुम्हारे भाग्य में है और वह भी कन्या है। राजा बोले, एक कन्या के सहारे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? राजगुरु ने कहा, वंश तो पुत्र से ही आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे भाग्य में था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरा विवाह करो या ना करो। कुछ सोच विचार करने के पश्चात राजा कहने लगा, ठीक है गुरुजी, कुछ ना होने से तो पुत्री का होना ही अच्छा है। मैं दूसरा विवाह अवश्य करूंगा। तब राजगुरु ने कहा, राजन मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। कंचन से विवाह करके तुम्हें जो पुत्री प्राप्त होगी, तुम्हें उसे पुत्र की तरह पालना होगा। किसी को कानों कान भी खबर ना हो कि तुम एक पुत्र के नहीं एक पुत्री के पिता हो। यह सुनकर राजा ने पूछा, लेकिन गुरुजी ऐसा क्यों करना होगा? राजगुरु बोले, राजन, जब तक तुम इस बात को छिपाए रखोगे तब तक तुम्हारी पुत्री के जीवन में खुशियां रहेंगी। और जिस दिन भी लोगों के सामने ये सच्चाई प्रकट हो गई कि तुम एक पुत्र के नहीं पुत्री के पिता हो, उस दिन उसके और तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा और वो जीवन भर दुखों का सामना करेगी। उसे उसके अपने ही धोखा देंगे। राजा बोले, तब तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक पुत्री का पिता हूं। राजगुरु ने कहा, राजन एक बात और ध्यान में रखना। यदि किसी कारणवश लोगों को ये बात पता भी चल जाए कि तुम्हारा पुत्र पुत्र ना होकर पुत्री है, तो तुम जल्दी ही उसका विवाह कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आदमी तुम्हारी पुत्री को शस्त्र विद्या में हरा दे, उसी के साथ उसका विवाह करना। राजा ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा को आशीर्वाद देकर
राजगुरु जी वहां से चले गए। तब जय सिंह जल्दी से महारानी पल्लवी के पास पहुंचा और कहने लगा, महारानी, अब हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया है, मैं आपको सारी बात बताता हूं। तब राजा जय सिंह ने राजगुरु और उनके बीच हुई सारी बात महारानी पल्लवी को बताई। उसके बाद राजा कहने लगा, महारानी, अब तुम्हारा आदेश पाने के बाद ही हम दूसरा विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सुनकर महारानी पल्लवी सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, महाराज, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। संतान पाने की इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत है, इसीलिए मैं खुशी खुशी आपको दूसरे विवाह की अनुमति देती हूं। महारानी पल्लवी की अनुमति लेकर राजा जय सिंह करुणा नदी के तट पर पहुंचा। उसे देखकर बूढ़ा मल्लाह केशव हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्या आप उस पार जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप मेरी नाव में बैठिए। ये सुनकर राजा कहने लगा, केशव मल्लाह, हमें नदी के उस ओर नहीं जाना है, हम यहाँ केवल तुमसे मिलने आए हैं। केशव हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक आपके किस काम आ सकता है? राजा ने कहा, हम तुम्हारी बेटी कंचन से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर केशव हक्का बक्का सा रह गया। उसकी ये दशा देखकर राजा जय सिंह ने कहा, क्या हुआ केशव, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? हम अपने राजगुरु की आज्ञा अनुसार ही तुम्हारे पास आए हैं। तब जय सिंह ने उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर मल्लाह कहने लगा, महाराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी का हाथ मांगने आप स्वयं मेरे पास आए हैं। मैं अपनी बेटी कंचन का आपके साथ विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। ये सुनकर राजा खुशी से बोले, हमें तुमसे यही आशा थी केशव। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में मल्लाह की बेटी कंचन और राजा जय सिंह का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब कंचन आशीर्वाद लेने महारानी पल्लवी के पास आई तो महारानी ने कहा, रानी कंचन, आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। इस महल में तुम्हें जब भी कोई दुख हो हमसे कहना। महारानी पल्लवी की विनम्रता भरी बात सुनकर रानी कंचन गदगद हो गई। इस घटना के 3 माह पश्चात एक दिन रानी पल्लवी ने राजा को रानी कंचन के गर्भवती होने की खबर दी। ये समाचार सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और 9वें महीने रानी कंचन ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब दाई ने ये शुभ समाचार राजा को दिया तो उन्होंने अपनी गले की माला उतारकर उसे इनाम स्वरूप देते हुए कहा, ये तुम्हारा पुरस्कार है, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि रानी कंचन ने कन्या को जन्म दिया है। तुम लोगों से यही कहोगी कि रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। याद रखना, यदि तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा देंगे। दाई बोली, महाराज, मैं आपके आदेश का पूरा पालन करूंगी। इसके बाद राजा जय सिंह को प्रणाम करके दाई वहां से चली गई। फिर राजा जय सिंह रानी कंचन के कक्ष में पहुंचे तो रानी कहने लगी, बधाई हो महाराज, आप एक पुत्री के पिता बन गए हैं। राजा बोले, चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं, हम पुत्री के नहीं पुत्र के पिता बने हैं। इसके पश्चात राजा जय सिंह ने पूरी बात विस्तार से रानी कंचन को बताई। सारी बात जानने के बाद रानी कंचन बोली, अच्छा हुआ महाराज, जो आपने समय रहते मुझे इस बात की जानकारी दी। अब मैं भी सबको यही कहूंगी कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। शीघ्र ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, रानी कंचन ने पुत्र को जन्म दिया है। इस हर्ष के अवसर पर पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। राजा के अनुसार समस्त राज्य को दुल्हन की भांति सजाया गया और भव्य उत्सव आयोजित किया गया। राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री का नाम रूप कुमार रखा और अत्यंत गोपनीय रूप से उसका लालन पालन होने लगा। रानी कंचन स्वयं अपनी पुत्री की देखभाल करती थी। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और रूप कुमार को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रणव ऋषि के आश्रम भेजा गया। एक लड़के की तरह ही रूप कुमार को अस्त्र शस्त्र एवं अन्य विविध विद्याओं की शिक्षा दी जाने लगी। पूरे 10 वर्षों तक रूप कुमार ने प्रणव ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन किया।
इसके पश्चात एक दिन प्रणव ऋषि कहने लगे, युवराज रूप कुमार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम विजयनगर लौट सकते हो। तब रूप कुमार ने ऋषि को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और विजयनगर की ओर प्रस्थान कर गया। जब रूप कुमार विजयनगर पहुंचा और अपने पिता से भेंट की तो उसने पूछा, पिताजी, महाराज, मैं वास्तव में लड़का नहीं लड़की हूं, तो आपने अब तक ये रहस्य सबसे क्यों छिपाया? आपने मुझे भी ये बात किसी को ना बताने का आदेश दिया था, ऐसा क्यों? इस पर राजा बोले, बेटी, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तब राजा जय सिंह ने उसे सारा रहस्य विस्तार से समझाया। सभी बातें जानकर रूप कुमार संतुष्ट हो गया। अब राजा जय सिंह दरबार जाते समय प्रतिदिन रूप कुमार को भी साथ ले जाने लगे। रूपक कुमार राजा के सिंहासन के बराबर बैठता था। एक दिन जब राजा जय सिंह और रूपक कुमार सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक रूपक कुमार का पैर फिसल गया। उसकी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी और उसके लंबे बाल कंधों पर बिखर गए। ये दृश्य देखकर सारा दरबार चौंक उठा और आपस में कानाफूसी होने लगी। राजकुमार रूप कुमार के इतने लंबे बाल, क्या ये वास्तव में स्त्री है? पर ये कैसे संभव हो सकता है? ये देखकर राजा जय सिंह के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। ओ, ये क्या हो गया? राजकुमारी की असलियत भरे दरबार में सबके सामने प्रकट हो गई। क्या अब राजकुमारी के जीवन में दुख का प्रवेश होने वाला है? दूसरी ओर राजकुमारी स्तब्ध रह गई और हकबकाकर पृथ्वी पर खड़ी रह गई। ये दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जीवन सिंह ने राजा जय सिंह से प्रश्न किया, महाराज, ये क्या रहस्य है? क्या वास्तव में राजकुमार रूप कुमार एक कन्या है? तब राजा जय सिंह ने राजकुमारी रूप को इशारे से अपने पास बुलाया और कहने लगे, उपस्थित मंत्री व सभासदों, ये सत्य है कि 20 वर्ष पूर्व महारानी कंचन ने पुत्र नहीं अपितु एक कन्या को जन्म दिया था, किंतु राजगुरु जी की आज्ञा के अनुसार हमने इस सत्य पर अब तक पर्दा डाले रखा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? अतः आज वो गुप्त बात सभी के समक्ष प्रकट हो गई। शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। कुछ देर विचार करने के पश्चात राजा ने दरबार में घोषणा की, जैसा कि अब आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि राजकुमार रूप कुमार वास्तव में एक राजकुमारी है। अतः हम शीघ्र ही राजकुमारी रूप का विवाह करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप को पराजित कर देगा, हम उसी के साथ उनका विवाह कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही राजा जय सिंह ने दरबार को समाप्त करने की घोषणा कर दी और राजकुमारी रूप को साथ लेकर राजमहल लौट आए। इस घटना के अगले ही दिन महारानी पल्लवी कहने लगी, महाराज, रानी कंचन और मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहती है। कल पूर्णिमा है। सुना है कि पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। राजा बोले, गंगा स्नान तो अत्यंत धार्मिक कार्य है, हम इस कार्य में आप दोनों को कैसे रोक सकते हैं? तब महारानी पल्लवी रानी कंचन को साथ लेकर रथ में बैठी और गंगा नदी की ओर चल पड़ी। जब उनका रथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो रानी कंचन ने महारानी पल्लवी से कहा, दीदी, तट पर एक नौका बंधी हुई है, क्यों ना गंगा में स्नान करने से पहले नौका में बैठकर गंगा का थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। तब वे दोनों उस नौका में बैठ गई। मल्लाह नाव को खेता हुआ बीच धार तक ले आया, लेकिन तभी उनकी नाव एक भंवर में फंस गई और डूबने लगी। तट पर खड़े सैनिक ये दृश्य देखकर चौंक उठे। उनकी आंखों के सामने ही दोनों रानियों ने जल समाधि ले ली। सैनिकों ने तुरंत नदी में उतरकर बहुत प्रयास किया, लेकिन महारानी पल्लवी और रानी कंचन में से किसी का भी शव उन्हें नहीं मिला। अतः वे निराश होकर विजयनगर लौट आए। जब राजा जय सिंह को इस घटना का समाचार मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हो उठे और गहरे दुहक में डूब गए। वे बोले, और जैसे ही लोगों को राजकुमारी रूप की सच्चाई मालूम हुई, वैसे ही हमारे और राजकुमारी के जीवन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। महारानी पल्लवी और रानी कंचन के बिना हम कैसे जीवित रह सकेंगे? दूसरी ओर राजकुमारी रूप सोच रही थी, ये सब मेरे दुर्भाग्य के कारण हुआ है।
मेरी ही वजह से दोनों माताओं की अकाल मृत्यु हुई है। विजयनगर राज्य में बहुत दिनों तक महारानी पल्लवी और रानी कंचन की मृत्यु का मातम मनाया जाता रहा। इसके बाद राजा जय सिंह की घोषणा सुनकर राज्य के वीर पुरुष शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप से मुकाबला करने दरबार में आने लगे। राजकुमारी रूप बड़ी वीरता से सभी योद्धाओं से युद्ध करती। कोई भी वीर राजकुमारी के सामने टिक नहीं पाता और हार कर वापस लौट जाता। एक दिन राजा जय सिंह ने ढिंढोरा पीटने वाले को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो सभी राज्यों में जाकर ये घोषणा करे। तब आसपास के सभी राज्यों में ढिंढोरा पीटता हुआ एक ढिंढोरा पीटने वाला एक दिन सुमंतपुर के राजमहल के बाहर आ पहुंचा और जोर से कहने लगा, सुनो भाइयों, सुनो, विजयनगर के राजा जय सिंह का ऐलान है कि जो भी उनकी पुत्री राजकुमारी रूप को शस्त्र विद्या में हरा देगा वही उसका पति बनेगा। वीर पुरुष राजा जय सिंह के दरबार में जाकर अपना भाग्य आज जमाए। इस घोषणा को सुमंतपुर के राजमहल की खिड़की में खड़े राजा सुमंत भी सुन रहे थे। वे सोचने लगे, विजयनगर राज्य पर अपना झंडा फहराने का ये कितना सुंदर अवसर है। वीरभद्र को मोहरा बनाकर हम इस चाल में विजय हासिल कर सकते हैं। राजा सुमंत ने तुरंत ही सेनापति वीरभद्र को राजमहल में बुलवाया और कहने लगे, सेनापति वीरभद्र, हम चाहते हैं कि तुम राजा जय सिंह के दरबार में जाओ और वहां जाकर राजकुमारी रूप से शस्त्र विद्या में लोहा लो और उसे हराकर उससे विवाह करो। सेनापति ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो पहले से ही विवाहित हूं और 2 संतानों का पिता भी हूं। ऐसी अवस्था में क्या मेरा राजकुमारी रूप से विवाह करना उचित होगा? राजा सुमंत ने कहा, सेनापति जी, ये तो आप जानते ही हैं कि राजा जय सिंह की केवल एक ही संतान है। जय सिंह इन दिनों अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री ही विजयनगर राज्य की स्वामिनी होगी। ऐसी अवस्था में यदि तुम उसके पति बनते हो तो 100% तुम ही विजयनगर के राजा बनोगे। क्या तुम ऐसा शुभ अवसर खोना चाहते हो? सेनापति बोला, महाराज, क्या मैं सचमुच ही विजयनगर राज्य का राजा बन सकता हूं? राजा ने कहा, क्यों नहीं सेनापति वीरभद्र, अगर तुम हमारे आदेश पर चलो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम विजयनगर के राजा बनोगे। ये सुनकर सेनापति कहने लगा, तब तो महाराज मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। राजा बोले, तो जाओ राजा जय सिंह के दरबार में जाकर राजकुमारी रूप को युद्ध में हराओ और उससे विवाह करो। तब राजा सुमंत को प्रणाम कर सेनापति कक्ष से बाहर निकल गया। उसके वहां से जाने के बाद राजा सोचने लगा, सेनापति वीरभद्र, तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें सचमुच विजयनगर राज्य का राजा बना देंगे? नहीं, तुम तो केवल हमारी चाल के एक मोहरे हो। चाल कामयाब होते ही हम तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। तुरंत ही रथ में बैठकर सेनापति वीरभद्र राजा जय सिंह के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी रूप के साथ युद्ध करना चाहता हूं। इस पर राजा जय सिंह ने कहा, तुम भी अपना बाहुबल आजमा कर देख लो। वीर आज तक तो राजकुमारी रूप को कोई युद्ध में जीत नहीं सका है। राजा जय सिंह का आदेश पाकर राजकुमारी रूप तलवार थामे वीरभद्र के सामने पहुंची और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। वीरभद्र ने राजकुमारी रूप को युद्ध में परास्त कर दिया। ये देखकर सारे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा जय सिंह कहने लगे, युवक, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए हम राजकुमारी रूप से तुम्हारे विवाह की घोषणा करते हैं। अब तुम हमें अपना परिचय दो। तब सेनापति ने कहा, महाराज, मैं सुमंतपुर राज्य का सेनापति वीरभद्र हूं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रूप और सेनापति वीरभद्र का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा सुमंत सोचने लगे, राजकुमारी का विवाह तो हो गया, लेकिन अब न जाने राजपुरोहित जी के कहे अनुसार राजकुमारी रूप पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली है। विवाह संपन्न होने के बाद वीरभद्र राजा जय सिंह से विदा लेकर राजकुमारी रूप को साथ ले सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। राजा जय सिंह आशीर्वाद देते हुए मन में कहने लगे, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, वो अपने पति के साथ सदा सुखी रहे।
उधर दूसरी ओर जब वीरभद्र अपने महल पहुंचा तो उसे पिताजी पिताजी पुकारते हुए 2 बच्चे दौड़े आए और कहने लगे, पिताजी आप कहां चले गए थे? राजकुमारी रूप ये देखकर सोच में पड़ गई। ये लड़के कौन हैं? क्या वीरभद्र पहले से ही विवाहित है? रूप को चिंतित देख वीरभद्र ने कहा, प्रिया तुम जो सोच रही हो वो सच है। ये दोनों मेरे बेटे हैं। विजय और सुजीत हमारी पत्नी 2 वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। अब तुम ही हमारे जीवन की रानी हो। ये सुनकर रूप कहने लगी, ओ लेकिन आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वीरभद्र ने उसकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजकुमारी रूप को महल में छोड़कर सेनापति वीरभद्र राजा सुमंत के पास पहुंचा। उसे देखते ही राजा सुमंत बोल पड़े, सेनापति वीरभद्र हमारी ओर से विवाह की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद सेनापति वीरभद्र अपने महल लौट आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा जयसिंह अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें ठीक करने के लिए राजवैद्य बुलाए गए, लेकिन वे राजा का रोग समझ नहीं पाए। फिर दूर दूर से वैद्य और हकीम बुलवाए गए, लेकिन वे भी राजा को स्वस्थ करने में असमर्थ रहे। तब एक दिन राजा जयसिंह ने प्रधानमंत्री जीवन सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी लगता है कि अब हमारा अंत समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप किसी दूत को राजकुमारी रूप के पास भेज दें। हम उससे मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक दूत को यह सूचना देने के लिए कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, सुमंतपुर भेज दिया। उधर सुमंतपुर में राजकुमारी रूप ने वीरभद्र को अपने गर्भवती होने की खबर दी। वीरभद्र ने प्रसन्न होकर रूप को गले से लगा लिया। तभी विजयनगर के दूत ने वहां प्रवेश किया और राजकुमारी रूप को राजा जयसिंह के अस्वस्थ होने की सूचना दी। पिता की हालत जानकर राजकुमारी रूप दुखी हो गई। फिर वो अपनी दासी रेखा के साथ तुरंत ही विजयनगर की ओर रवाना हो गई। सेनापति वीरभद्र तुरंत राजा सुमंत के पास पहुंचा और उन्हें राजा जयसिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी दी। राजा कहने लगे, लगता है वीरभद्र अब राजा जयसिंह अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे। सेनापति अब जल्दी ही तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। दूसरी ओर जब राजकुमारी रूप राजा जयसिंह के पास पहुंची तो उन्हें अस्वस्थ देखकर रोने लगी। ये देखकर राजा बोले, बेटी रूप आंसू मत बहाओ और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। पता नहीं कब मेरे जीवन की डोर टूट जाए, इसलिए मैं अपने जीवित रहते हुए ही तुम्हें इस देश का नया राजा घोषित करना चाहता हूं। इस पर रूप ने कहा, लेकिन पिताजी महाराज, क्या विजयनगर की जनता एक नारी को अपना राजा स्वीकार करेगी? राजा बोले, उसकी फिक्र तुम मत करो रूप। इस बारे में मैंने नगर की जनता का जनमत संग्रह करवाया है। सभी लोग सहर्षि तुम्हें अपना नया राजा मानने को तैयार है। रूप ने कहा, तब ठीक है पिताजी महाराज, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। दूसरे ही दिन राजा जयसिंह ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजावासियों, अब हम वृद्ध हो गए हैं और बीमार भी रहने लगे हैं, इसलिए हम राजकुमारी रूप को इस देश का नया राजा घोषित करते हैं। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी रूप की जय जयकार करने लगे। उसी शाम जब राजकुमारी रूप बगीचे में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी दासी रेखा सैनिक कुमार के साथ छिपकर कुछ बातचीत कर रही है। रूप छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सैनिक कुमार बोल रहा था, रेखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप में खो गया हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? रेखा बोली, मुझे आपकी पत्नी बनकर गर्व होगा, लेकिन ये विवाह तभी होगा जब राजकुमारी रूप आज्ञा देंगी। ये सुनकर रूप सोचने लगी, अरे ये दोनों तो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तब तो मुझे यहां से चल ही जाना चाहिए। सोचकर रूप वहां से आगे बढ़ गई। राजकुमारी रूप ने उसी दिन सैनिक कुमार व दासी रेखा को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, मैं छिपकर तुम दोनों की बातें सुन ली है, मैं तुम दोनों को विवाह करने का आदेश देती हूं। उसी रात एक दासी ने राजकुमारी रूप को सूचना दी। राजकुमारी जी गजब हो गया, महाराज जयसिंह स्वर्ग सिद्धार गए हैं। ये सुनकर रूप अवाक रह गई। राजा जयसिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।
दूसरे दिन रूप ने दुखी हृदय से दासी रेखा से कहा, रेखा तुम सुमंतपुर चली जाओ और वीरभद्र जी को पिताजी महाराज के निधन की सूचना दो। आज्ञा पाकर रेखा तुरंत ही घोड़े पर चढ़कर सुमंतपुर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो विजयनगर राज्य के बाहर पहुंची तो उसे वहां कुमार मिल गया और वो कहने लगा, रेखा तुम मुझे अकेला छोड़कर सुमंतपुर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहां अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगा। रेखा बोली, ठीक है कुमार, आप भी मेरे साथ चल सकते हो। तब कुमार भी रेखा के साथ साथ सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। जब वे दोनों वीरभद्र के पास पहुंचे तो वो कहने लगा, दासी रेखा तुम, और ये तुम्हारे साथ कौन है, क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। कुमार बोला, सेनापति जी हमारे महाराज जय सिंह का निधन हो गया है, ये सूचना देने ही रेखा और मैं आपके पास आए हैं, आपको तुरंत ही विजयनगर पहुंचना है। सेनापति बोले, ठीक है, हम कल सुबह वहां के लिए प्रस्थान कर देंगे। उसी रात राजा सुमंत सेनापति वीरभद्र के यहाँ आए। सेनापति वीरभद्र ने उन्हें राजा जयसिंह के निधन की सूचना दी और कुमार के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर राजा सुमंत बोले, सेनापति वीरभद्र कुमार के द्वारा हम विजयनगर की सारी सैन्य शक्ति वहां के गोपनीय राज्य जान सकते हैं, आप तुरंत कुमार को यहाँ बुलाइए। कुछ देर बाद ही कुमार उनके सामने था। राजा सुमंत उससे कहने लगे, कुमार यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें विजयनगर का सेनापति बना देंगे, तुम हर तरह से सेनापति बनने के योग्य हो, बस तुम्हें हमारे कहने के अनुसार चलना होगा। कुमार बोला, यदि ऐसी बात है तो आप आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। कक्ष में यह बातचीत चल ही रही थी कि कक्ष के बाहर से दासी रेखा गुजरी और द्वार पर रुककर अंदर की बातचीत सुनने लगी। राजा कहता है, कुमार हम शीघ्र ही विजयनगर पर ढाबा बोलकर वहां पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जीत के बाद सेनापति वीरभद्र वहां के राजा होंगे और तुम वहां के सेनापति, बस तुम्हें युद्ध में हमारा साथ देना होगा और वहां की सैन्य शक्ति व गोपनीय राज्यों के बारे में हमें बताना होगा। कुमार बोला, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर रेखा चौंकी और सोचने लगी, ओ तो यहाँ राजकुमारी रूप के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुमार भी इन दुष्टों से मिल गया है, अब क्या होगा। परेशान रेखा वहां से आगे बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह वीरभद्र ने कुमार से कहा, कुमार तुम रेखा को साथ लेकर विजयनगर चले जाओ, तुम्हारे पीछे हम भी महाराज सुमंत के साथ सेना लेकर वहां आएंगे। तब रेखा के साथ कुमार विजयनगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर पहुंचे तो रेखा कहने लगी, कुमार मैंने तुम्हारी वीरभद्र और राजा सुमंत की सारी बातें सुन ली हैं, क्या तुम अपने देश के साथ गद्दारी करोगे। कुमार बोला, ऊंचा पद पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। रेखा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगी। कुमार बोला, क्या करोगी तुम। रेखा ने कहा, मैं तुम जैसे गद्दार को मौत के घाट उतार सकती हूं। इतना कहकर रेखा ने तलवार से कुमार की गर्दन पर वार किया और कुमार एक चीख मारकर घोड़े से गिर पड़ा। तब रेखा ने उसके शव को ठोकर मारी और जल्दी ही विजयनगर पहुंच गई। जब रेखा राजकुमारी रूप के पास पहुंची तो वो कहने लगी, क्या बात है रेखा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तब रेखा ने बताया, राजकुमारी जी कुमार अब इस संसार में नहीं है, उसे मैंने मार दिया है। राजकुमारी ने पूछा, लेकिन क्यों, उसका क्या अपराध था। तब रेखा बोली, जिसे हम देशभक्त समझते थे वो देशद्रोही निकला, पद के चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। सुमंतपुर पहुंचकर वो आपके पति और राजा सुमंत के षड्यंत्र में शामिल हो गया था। मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने उस नीच देशद्रोही और विश्वासघाती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मगर रेखा कुमार तो तेरा भावी पति था, तू उससे प्यार करती थी। इस पर रेखा ने कहा, राजकुमारी जी कर्तव्य प्यार से बड़ा होता है, मेरे लिए पहले कर्तव्य है, बाद में कुछ और। राजकुमारी ने कहा, रेखा तू धन्य है, तूने अपना कर्तव्य निर्वाह करके मुझे एहसान से लाद दिया है। अब तू मुझे राजा सुमंत
और मेरे पति के षड्यंत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बता। तब रेखा ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर राजकुमारी रूप कहने लगी, तो मेरा पति इतना नीचे भी गिर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो एक दिन स्वयं उन्हें विजयनगर की राजगद्दी सौंपने वाली थी। ये उन्होंने क्या किया? रूप सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर रेखा कहने लगी, राजकुमारी जी, ये सोच में पड़े रहने का समय नहीं है। राजा सुमंत की सेना ने विजयनगर पर ढाबा बोलने के लिए इधर की ओर कुछ कर दिया होगा। आप शीघ्रता से अपनी सेना को सुगठित कीजिए। आपको राजा सुमंत से युद्ध लड़ना है। रूप ने शीघ्रता से सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जल्दी ही राजा सुमंत की सेना विजयनगर की सेना के पास आ डटी। तब सेनापति वीरभद्र ने राजा सुमंत से कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार मैं अपनी पत्नी रूप से मिलकर आता हूं। यदि वो बिना युद्ध के ही राजगद्दी मुझे सौंपने को तैयार हो जाए तो व्यर्थ ही रक्तपात करने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। वीरभद्र, जाओ रूप से मिलाओ। और वीरभद्र रूप के महल में आ पहुंचा और कहने लगा, राजा सुमंत की सेना इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए सीमा के पास आप पहुंची है। यदि तुम बिना युद्ध के ही मुझे राजगद्दी सौंप दो तो ये युद्ध रुक सकता है, अन्यथा नहीं। ये सुनकर रूप सिंघनी के समान गरज कर बोली, वीरभद्र, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस देश की राजगद्दी सौंप दूंगी? तूने अपना होकर भी मेरे साथ धोखा किया। मैं इसकी सजा तुझे अवश्य दूंगी। कहकर रूप ने तलवार वीरभद्र के सीने में घूम दी। जब उसकी सेना और सुमंतपुर की सेना का मुकाबला हुआ तो वो बड़ी वीरता के साथ राजा सुमंत की सेना से लड़ी। युद्ध में राजा सुमंत की हार हुई। वो दुम दबाकर अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक समय पर रूप ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने वीरभद्र के दोनों पुत्रों को भी अपने पास बुला लिया और कुशलता पूर्वक विजयनगर राज्य पर राज्य करने लगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी और भी शानदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।